रहे हैं। पहले भाग में हमने जाना था कि ट्रैवर्सिंग किसे कहते हैं और उसके कितने प्रकार होते हैं, उसके बारे में हमने जाना। फिर हमने जाना कि हमारे पास कितने प्रकार के कॉम्पास मौजूद हैं जिनका हम इस्तेमाल करके सर्वेक्षण करते हैं, उसके बारे में विस्तृत रूप से जाना। फिर हमने अलग अलग बियरिंग्स के बारे में जाना था और कुछ टेक्निकल टर्म्स जो कॉम्पास सर्वे से संबंधित हैं उसके बारे में पढ़ा था। इस दूसरे भाग में हम लोग यह पढ़ेंगे कि किस प्रकार हम कॉम्पास की मदद से ट्रैवर्सिंग कर सकते हैं, इंक्लूडेड एंगल का कैलकुलेशन भी देखेंगे हम। तो आइए हम अपने दूसरे भाग के साथ शुरुआत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि हम कैसे कॉम्पास का इस्तेमाल करके सर्वेक्षण कर रहे हैं या हम ट्रैवर्सिंग कैसे करें कॉम्पास का इस्तेमाल करके। यहाँ पर एक शीट हमने उसका चित्र आपके सामने रखना चाहा है। इस शीट में आप देख पा रहे होंगे, ये तो हमारे सीट का आउटर बॉर्डर है, जो हमारी सीट की साइज़ है, ये बाहर से आपको दिख रहा है। इसमें हम कुछ मार्जिन दे करके हम अपना काम शुरू करते हैं। तो जब भी आप कॉम्पास का इस्तेमाल करके आप ट्रैवर्सिंग करने की शुरुआत करने वाले हों तो यह बहुत ही आवश्यक है कि आप सर्वेक्षण की दिशा का पहले ही निर्धारण कर लें। जैसे हमने यहाँ पर 2 स्टेशन मार्क किया है, यहाँ पर हो सकता है स्टेशन सी हो। तो इस तरह से हमारे पास जो यहाँ पर 3 स्टेशन मौजूद हैं, इन तीनों का हम किस क्रम में सर्वेक्षण करेंगे, ट्रैवर्सिंग करेंगे, वो हमें पहले से निर्धारित कर लेना होगा। जैसे हमने इस डायग्राम में माना है कि सबसे पहले हम ए पर जाएंगे, फिर बी पर और फिर उसके बाद हम सी पर जाएंगे। ये हमने अपने सर्वेइंग का दिशा का निर्धारण कर लिया है। अब सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? सबसे पहला काम आप ट्रफ कॉम्पास की मदद से अपनी शीट पर उत्तर दिशा का अंकन कर लेंगे। जिससे फ़ायदा क्या होगा कि एक बार ही आपने ड्राइंग बना ली, आपने कोई ट्रैवर्सिंग कर ली, उसको अपने स्टोरेज में रख दिया, अपने ऑफिस में रख दिया। अब जब आप कई साल बाद या कई महीनों बाद जब आप उस जगह पे वापस जाएंगे और उस नक्शे के हिसाब से कोई निर्माण कार्य करना चाहेंगे तो आपके पास सही ओरिएंटेशन का होना आवश्यक है। उस दौरान आप जो नॉर्थ डायरेक्शन शीट पे मार्क किए होंगे उसी की मदद से आप अपनी सीट को सही ढंग से ओरिएंट कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले क्या आवश्यक है, आपके सर्वेक्षण के शुरुआत से पहले आप सीट पर उत्तर दिशा का अंकन कर दें और ये बड़े ही सरलता के साथ ट्रफ कॉम्पास की मदद से किया जा सकता है। हमने ट्रफ कॉम्पास के बारे में पहले विस्तार से पढ़ा है। तो जब एक बारी आपने ट्रफ कॉम्पास से उत्तर दिशा का अंकन कर दिया, उसके बाद आपको जिस क्षेत्र का आपको सर्वेक्षण करना है उसके साइज़ और आपके पास उपलब्ध जो शीट है जिस पे आपको उसका ड्राइंग बनाना है, उन दोनों के परिप्रेक्ष्य में, दोनों को ध्यान में रखते हुए एक सटीक मापनी यानी कि स्केल का निर्धारण कर लेना आवश्यक हो जाएगा। मसलन अगर बहुत बड़ी एरिया है तो स्केल आपको ऐसी चुननी पड़ेगी कि आपके पास मौजूद जो शीट है उस पर वो पूरी बड़ी सी एरिया का ट्रैवर्सिंग आप कर पाएँ। अगर कोई छोटा एरिया है तो उसके लिए थोड़ी उस हिसाब से आप स्केल कंसीडर करेंगे जिससे कि आपका जो ड्राइंग है आपके ड्राइंग शीट पर बहुत छोटा न दिखे, प्रॉपरली भरा हुआ दिखे और उसमें एक एक डिटेल्स क्लियरली विजिबल हो। तो इसके हिसाब से हम स्केल का चुनाव करते हैं। जब एक बारी आप स्केल का चुनाव कर लेंगे तब आपको यह समझना पड़ेगा कि आप शुरुआत किस स्टेशन से करने वाले हैं। जैसे हमने दिशा निर्धारण किया है तो हम सबसे पहले स्टेशन ए से शुरुआत करेंगे। अच्छा, इसमें कॉम्पास सर्वे में आपको यह बहुत ही आवश्यक है कि आप अपने इनिशियल स्टेशन को पहले से आइडेंटिफाई कर लीजिए, क्योंकि वही आपकी दिशा का निर्धारण करेगा कि सर्वेक्षण आप किस दिशा में कर रहे हैं। यहाँ पर हम स्टेशन ए पर जब खड़े होंगे, अपना जो कॉम्पास है हम यहाँ पे रेफरेंस के तौर पे हम यहाँ पे प्रिज्मेटिक कॉम्पास का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें होल सर्कल बियरिंग आती है। इसके बारे में विस्तार से हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि होल सर्कल बियरिंग क्या होती है। मैं एक बार दोहरा देता हूँ। यह उत्तर दिशा से मापा गया क्लॉकवाइज दिशा में किसी भी रेखा के कोण को हम होल सर्कल बियरिंग कहते हैं। तो हम इस पूरे डायग्राम में होल सर्कल बियरिंग को कंसीडर करेंगे जो एक प्रिज्मेटिक कंपास का इस्तेमाल करके मापा गया होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने स्टेशन ए पर सेंटरिंग करेंगे। सेंटरिंग का मतलब क्या है, हम प्लम बॉब की मदद से जब भी हम ट्राइपॉड लगाएंगे जिसके ऊपर हम प्रिज्मेटिक कंपास रखने वाले हैं, प्रिज्मेटिक कंपास रखा जाएगा आपके ट्राइपॉड पे और ट्राइपॉड के नीचे लटकता हुआ जो प्लम बॉब होगा वो सटीकता से कहाँ आना चाहिए, आपके स्टेशन ए पर आना चाहिए। एक बार जब हम सेंटरिंग कर लेंगे फिर हम फोकसिंग करेंगे। हम स्टेशन बी पर लगा हुआ रेंजिंग रॉड को
अपने प्रिज्मेटिक कॉम्पस के प्रिज्म ऑब्जेक्ट वेन के सीध में लाने की कोशिश करेंगे, मतलब कॉम्पस ऐसे पकड़ेंगे और उसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, तब तक रोटेट करेंगे जब तक कि आपके एक एंड पे लगा हुआ जो प्रिज्म है, प्रिज्मेटिक कॉम्पस के एक एंड पे लगा हुआ प्रिज्म और दूसरे एंड पे लगा हुआ आपका जो ऑब्जेक्ट वेन है वो सीधे रेंजिंग रॉड के सीध में ना आ जाए। यहाँ पे बी पर आपने रेंजिंग रॉड लगाया है, आप ए से इसको देखेंगे, जब ये सीध में आ जाएगा उस दौरान आप प्रिज्मेटिक कॉम्पस पे जो बियरिंग है उसको पढ़ेंगे और उसको नोट कर लेंगे। जैसे हमने यहाँ पर एक उदाहरण के तौर पे लिया कि यहाँ पर जो स्टेशन ए पर उत्तर से नॉर्थ डायरेक्शन से जो एंगल फॉर्म हो रहा है, जो बियरिंग फॉर्म हो रही है वो 60 डिग्री है। कुछ भी आ सकती है, वास्तविकता में करेंगे तो कुछ भी मिलेगा। यहाँ पे मैंने एक उदाहरण लिया हुआ है। उसके बाद हमें स्टेशन बी का तो दिशा प्राप्त हो गया, स्टेशन ए से बी की दिशा का ज्ञान हमें हो गया 60 डिग्री। अब दूरी का हमें जानकारी इकट्ठा करना है। दूरी कैसे पता चलेगी आपको? दूरी के लिए हम मेजरिंग टेप का इस्तेमाल कर सकते हैं या चेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों में से किसी का भी चुनाव कर सकते हैं। उसकी मदद से हम ए से बी के बीच में दूरी को मेज़र करेंगे। उसको जो हमने स्केल यानी कि मापनी जो हमने निर्धारित की है, जिसके हिसाब से हम इस शीट पर ड्राइंग बनाने वाले हैं, उस स्केल को कन्वर्ट करके हम यहाँ पर इस दूरी का अंकन कर देंगे। जैसे वास्तविकता में मैंने उदाहरण के लिए ले लिया कि 16 मीटर की लाइन थी। अब आप 16 मीटर की लाइन तो किसी शीट पे बना नहीं सकते, तो इसको स्केल की मदद से छोटा कर देंगे और यहाँ पर मार्क कर देंगे। इसी तरीके से हम फिर स्टेशन बी पर जाएंगे और स्टेशन सी पर रेंजिंग रॉड लगाएंगे। हमारा कॉम्पस कहाँ रखा जाएगा? दूसरी बार स्टेशन बी पर रखा जाएगा। और फिर हम सी की तरफ अपने जो हमारा प्रिज्मेटिक कॉम्पस है उसके प्रिज्म और ऑब्जेक्ट वेन को ओरिएंट करेंगे, देखेंगे, जिससे कि हमारा स्टेशन सी पे लगा हुआ जो रेंजिंग रॉड है और हमारे कॉम्पस का प्रिज्म और ऑब्जेक्ट वेन सब एक सीध में आ जाएगा। फिर हम रीडिंग को नोट करेंगे। देखिए यहाँ पर रीडिंग हमेशा ही, जब हम होल सर्कल बियरिंग की बात करते हैं, जब हम प्रिज्मेटिक कॉम्पस का इस्तेमाल करते हैं, तो रीडिंग हमें कहाँ से मिलती है? मैग्नेटिक नॉर्थ से उस लाइन की बियरिंग हमें प्राप्त होती है। तो यहाँ पर कुछ अगर 313 डिग्री अगर हमने ये उदाहरण के लिए लिया कि यह 313 डिग्री वैल्यू हमें प्राप्त होगी। उसी तरीके से फिर से हम बी और सी के बीच की दूरी को नाप लेंगे टेप या चेन की मदद से, और इस प्रकार हम हर स्टेशन के लिए ये प्रक्रिया दोहराते रहेंगे। तो ये मैंने एक सरलता से बताना चाहा है कि आपको कैसे कॉम्पस की मदद से कोई ट्रैवर्सिंग कर सकते हैं, कोई कॉम्पस सर्वेक्षण कर सकते हैं। अब आगे हम लोग इंक्लूडेड एंगल के बारे में पढ़ेंगे। इंक्लूडेड एंगल का जो मेरा तात्पर्य है वो ये है कि कोई भी दो लाइन, मतलब कि हमारे पास जैसे यहाँ उदाहरण के लिए 3 स्टेशन है ए, बी और सी। लाइन कितनी है? 2 है, लाइन ए बी और बी सी। किसी भी दो मुख्य स्टेशनों को जोड़ने वाले तीसरे स्टेशन पे जो एंगल फॉर्म होता है उसको हम इंक्लूडेड एंगल बोलते हैं। जैसे यहाँ पर इंक्लूडेड एंगल क्या होगा? ये पूरा हमारा इंक्लूडेड एंगल है। अब इसका आकलन हम कैसे करते हैं? ये बड़ी ही सरल प्रक्रिया है, यह बहुत ही सरल गणित से हम इसको समझ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा? प्रत्येक रेखा का 4 बियरिंग, एफ बी मतलब क्या है? 4 बियरिंग, और बीबी का मतलब क्या है? यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है, बीबी का मतलब बैक बियरिंग है। तो हम यहाँ पर हर रेखा के लिए 4 बियरिंग और बैक बियरिंग का आकलन कर लेंगे कि हमारे पास 4 बियरिंग कैसे प्राप्त होगी। वो सीधे सीधे जब सर्वेक्षण करने जाएंगे तो कॉम्पस हमें सीधे रीडिंग दे देगा कि 4 बियरिंग की वैल्यू क्या आती है। बैक बियरिंग हम फिर से वहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमारे पास नहीं उपलब्ध है तो हम उसको कुछ एक फॉर्मूले के मदद से उसका आकलन कर पाते हैं। देखिए, जैसे हम यहाँ पे बात करेंगे, अगर स्टेशन ए पर हमने पहले दिशा का निर्धारण कर लिया कि हम स्टेशन ए से बी पे जाएंगे, फिर बी से सी पर जाएंगे। ये हमारा सर्वेक्षण का दिशा निर्धारण हो गया। हम स्टेशन ए पर जब खड़े होंगे और बी पर लगे हुए रेंजिंग रॉड को अपने प्रिज्मेटिक कॉम्पस से देखेंगे। देखिए, हमने सबसे पहले क्या किया? अपने सर्वेक्षण की दिशा का निर्धारण कर लिया। इसका मतलब हमारे फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या है? ए से बी, फिर बी से सी। तो सबसे पहले हम स्टेशन ए से जब स्टेशन बी पर लगे हुए रेंजिंग रॉड को देखेंगे तो जो रीडिंग हमें प्राप्त होगी, जो बियरिंग प्राप्त होगी, जैसे यहाँ पे 60 डिग्री 30 मिनट जो लिखा हुआ है, ये क्या है? 4 बियरिंग किस लाइन का है? लाइन ए बी का है।
मैं पुनः दोहरा दूँ, फोर बियरिंग क्या होता है, किसी भी लाइन की या किसी दो स्टेशनों को जोड़ने वाली लाइन की बियरिंग यदि वो हमारे सर्वेक्षण की दिशा में मापा जाता है तो उसको फोर बियरिंग कहते हैं। इसी तरीके से जब हम दोबारा बी पर आएंगे और स्टेशन सी पे लगे हुए रेंजिंग रॉड को देखेंगे और इसकी बियरिंग को नोट करेंगे, ये वैल्यू जो 122 डिग्री है, ये क्या होगा, ये हमारा फोर बियरिंग है लाइन BC का। तो इस तरीके से हमने फोर बियरिंग देख लिया। अब अगर हमें बैक बियरिंग चाहिए लाइन AB का, देखिए हम कहाँ से, हमारा जो सर्वेक्षण का प्रक्रिया था A से B फिर B से C, हम स्टेशन B पर खड़े हैं और हमें दोबारा क्या चाहिए, लाइन AB का बैक बियरिंग चाहिए। बैक बियरिंग का मतलब क्या है, ये नॉर्थ से ये वाला एंगल हमें अगर चाहिए तो इसको हम कहेंगे कि ये लाइन AB का बैक बियरिंग है। इसको कैलकुलेट करने का बड़ा सरल प्रक्रिया है। अगर ये लोकल अट्रैक्शन से मुक्त है तो क्या होगा, फोर बियरिंग अगर 180 से कम है तो इसमें हम 180 डिग्री जोड़ देंगे, अगर फोर बियरिंग 180 से ज़्यादा है तो हमें 180 डिग्री उसमें से माइनस कर लेना होता है। तो इस तरीके से हम लाइन AB का हमने क्या पता कर लिया, बैक बियरिंग पता कर लिया। अब आप एक बहुत सरल गणित से देख पा रहे हैं कि अगर हमें यह एंगल चाहिए और हमारे पास ये पूरा एंगल है और ये एंगल है, तो इस एंगल का मान क्या होगा, ये बहुत सरल हो जाएगा, बैक बियरिंग ऑफ लाइन बैक बियरिंग ऑफ लाइन AB माइनस का फोर बियरिंग ऑफ लाइन BC, यही हमारा इंक्लूडेड एंगल होगा। अधिकतर केसेस में आपको यही प्राप्त होगा। और एक बारी अगर हम क्लोज ट्रावर्स की बात करेंगे तो वहाँ पर हमारे पास चेक करने का एक तरीका भी उपलब्ध है। एक छोटा सा फार्मूला 2n-4 इंटू 90 डिग्रीज, जहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स है। कोई क्लोज ट्रावर्स है, जैसे ट्रायंगल है, त्रिभुज है, तो उसमें 3 भुजाएं होती है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, वहाँ पे 3 हो जाएगी। तो इस फार्मूले का इस्तेमाल करके हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से हम इस पूरी प्रक्रिया को, इंक्लूडेड एंगल की प्रक्रिया को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर हमने एक उदाहरण के तौर पे 4 स्टेशंस लिया है जिनसे एक क्लोज ट्रावर्स बन रहा है हमारा। ये एक क्लोज बाउंडेड फिगर है। स्टेशन A, B, C, D क्लियरली विजिबल है। हमने दिशा का निर्धारण कर लिया है कि हम सर्वेक्षण किधर से किधर की तरफ करेंगे। हम A से B की तरफ जाएंगे, B से C की तरफ और C से D और अगेन D से A की तरफ। ये हमारे सर्वेक्षण की दिशा का निर्धारण है। एक बार जब हमने सर्वेक्षण की दिशा निर्धारित कर ली तो हमें बैक बियरिंग और फोर बियरिंग कैलकुलेट करने में आसानी हो जाएगी। अब देखिए आपके पास कौन सी जानकारी उपलब्ध है, आपको सभी स्टेशंस पे अगले स्टेशन की फोर बियरिंग के बारे में जानकारी उपलब्ध है पहले से। जैसे स्टेशन A से AB का फोर बियरिंग 56 डिग्री 30 मिनट है, लाइन BC का फोर बियरिंग 29 डिग्री 30 मिनट है। उसी तरीके से लाइन CD का जो फोर बियरिंग है 199 डिग्री 30 मिनट्स है, और फिर लाइन DA का फोर बियरिंग 289 डिग्री 30 मिनट है। ये आपके पास क्वेश्चन में पहले से मौजूद है। आपको मेज़र क्या करना है, आपको ये एंगल मेज़र करना है, ये एंगल, ये और ये, इन सभी का समीशन एक बार ये आपको मिल जाएगा तो वही आपका सम ऑफ टोटल इंक्लूडेड एंगल हो जाएगा। और अगर एक एक स्टेशन पे देखेंगे तो ये आपका एक सिंगल स्टेशन पे इंक्लूडेड एंगल की वैल्यू होगी। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं स्टेशन B को। हम आकर के स्टेशन B पर खड़े हो गए। स्टेशन B पर हमें 2-3 जानकारी मिलेगी। देखिए पहली जानकारी क्या मिलेगी, फोर बियरिंग ऑफ लाइन BC। फोर बियरिंग लाइन BC की क्या है वो हमें पहले से पता है, 129 डिग्री 30 मिनट, ये हमें पहले से पता है। फिर अगर हमें फोर बियरिंग ऑफ लाइन AB पता है तो हम बैक बियरिंग ऑफ लाइन AB आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर हम कंसीडर कर रहे हैं कि हमारे सारे जो स्टेशंस है वो लोकल अट्रैक्शन से फ्री हैं। इससे क्या है, वो फ्री हैं, किसी भी स्टेशन पे कोई लोकल अट्रैक्शन नहीं है। ये मैं पहले से अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा है तो आप कंसीडर कर सकते हैं, इसको मान सकते हैं। चलिए आपको कैलकुलेट क्या करना है, बैक बियरिंग ऑफ लाइन AB कैसे करेंगे। अगर लोकल अट्रैक्शन से फ्री है तो आपको ये देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर मैंने इसको लिखा है बैक बियरिंग ऑफ लाइन AB, चूंकि 56 डिग्री 30 मिनट यानी कि ये एंगल जो है ये 180 डिग्री से कम है, और जब ये 180 डिग्री से कम होगा तो आपको सिंपली इसमें 180 डिग्री ऐड कर देना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, बैक बियरिंग ऑफ AB कैलकुलेट करने के लिए 56 डिग्री 30 मिनट में 180 डिग्री को ऐड कर दिया, तो हमें मिल गया
236 डिग्री 30 मिनट। ये क्या है, हमारा बैक बियरिंग ऑफ लाइन ए बी है। अब आप देखिए इस चित्र में आपको बैक बियरिंग ऑफ लाइन ए बी मिल गया, मतलब आपको ये एंगल प्राप्त हो गया। ये मैं थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ ताकि क्लियरली विजिबल हो। आपको क्या मिल गया, लाइन ए बी का बैक बियरिंग मिल गया। आपको पहले से ही मालूम है कि लाइन बी सी का फोर बियरिंग क्या है। लाइन बी सी का फोर बियरिंग ये वाली वैल्यू है जो कि 129 डिग्री 30 मिनट है। अब अगर आपको कैलकुलेट करना है इंक्लूडेड एंगल एट बी, यानी कि ये वाला एंगल, तो उसको कैसे आप कैलकुलेट कर पाएंगे। ये एंगल देखिए, अगर आपके पास ये पूरा एंगल है और ये वाला भी एंगल आपके पास मौजूद है, तो उन दोनों के डिफरेंस को ही तो हम इंक्लूडेड एंगल एट बी कह लेंगे। तो सिंपली हमने उसको यहाँ कैलकुलेट करना चाहा है। इंक्लूडेड एंगल एट बी क्या हो जाएगा, बैक बियरिंग ऑफ ए बी माइनस फोर बियरिंग ऑफ बी सी। उसको जब हम डिफरेंस पैदा कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 107 डिग्री, यानी कि हमारा जो ये एंगल का वैल्यू है ये कितना हो गया, 107 डिग्री हमें पता चल गया। अब देखिए हम अगले स्टेशन पे आएंगे। हमने एंगल बी का आकलन कर लिया, एंगल बी 160 डिग्री हमें मिल गया। अब स्टेशन सी पर जब आप आकर के खड़े होंगे तो आपको फिर दो चीज़ें मिलेंगी। एक तो मिलेगा फोर बियरिंग ऑफ लाइन सी डी, ये जो लाइन सी डी कनेक्ट कर रही है इन दोनों का फोर बियरिंग आपको मिलेगा। यहाँ पर हमने उसको दिखा रखा है 199 डिग्री 30 मिनट। तो ये तो आपके पास पहले से उपलब्ध है। आपको एक जानकारी अपने से जुटानी पड़ेगी, कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो क्या है, लाइन BC का बैक बियरिंग। लाइन BC का बैक बियरिंग कौन सी वैल्यू होगी, देखिए मैं यहाँ पे बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये जो लाइन है, जो BC लाइन है, नॉर्थ डायरेक्शन से क्लॉकवाइज दिशा में जो एंगल फॉर्म होगा वही क्या होगा, इस BC लाइन का बैक बियरिंग होगा। और ये आप एंगल का वैल्यू देखिए, फोर बियरिंग ऑफ लाइन BC क्या है, 129 डिग्री 30 मिनट, जो 180 डिग्री से क्या है, कम है। तो हमें फॉर्मूले के हिसाब से क्या करना पड़ेगा, जब हम इसका फोर बियरिंग कैलकुलेट करेंगे, बैक बियरिंग जब लाइन BC का कैलकुलेट कर रहे होंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, 129 डिग्री 30 मिनट में 180 डिग्री को ऐड कर देना पड़ेगा। हमें क्या मिलेगा, 309 डिग्री 30 मिनट। मतलब क्या है, ये जो एंगल अभी हमने दिखाया था नॉर्थ से लाइन BC का जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, 309 डिग्री 30 मिनट। तो आपको जब एक बार ये वाली वैल्यू पता है तो इसमें से फोर बियरिंग ऑफ लाइन CD को जब माइनस कर देंगे तो हमें इंक्लूडेड एंगल एट C प्राप्त हो जाएगा। देखिए इंक्लूडेड एट एंगल C क्या होगा, फोर बियरिंग ऑफ बैक बियरिंग ऑफ लाइन BC माइनस का फोर बियरिंग ऑफ लाइन CD। जब आप इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाता है 110 डिग्री, यानी कि एंगल C कितना है, 110 डिग्री हमें मिल गया। अब जो स्टेशन D है यहाँ पर ज़रा आपको अलग से सोचना पड़ेगा। यहाँ पर आप देखिए एक सरल गणित के हिसाब से आपको क्या चाहिए, ये जो मैंने रेड से एंगल मार्क किया हुआ आपको वो वैल्यू चाहिए। यहाँ पर आपके पास जो सूचनाएं उपलब्ध है वो क्या है, लाइन DA का फोर बियरिंग मौजूद है, नॉर्थ से मेज़र किया हमने, लाइन DA का फोर बियरिंग आपके पास उपलब्ध है। अब आप देखिए अगर मैं यहाँ से इस एंगल की बात करूँ, ये जो नॉर्थ से अपने वेस्ट की तरफ जो एंगल अभी मैंने नीचे मार्क किया है, इस एंगल की बात करूँ तो इसका वैल्यू कितना होगा। देखिए कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री का, 360 डिग्री में से अगर मैं ये बचा हुआ हिस्सा यानी कि फोर बियरिंग DA माइनस कर दूं तो आपको यही वैल्यू एग्जैक्टली प्राप्त हो जाएगी। इसको मैंने लाइनों में लिखने का प्रयास किया है। देखिए बैक बियरिंग ऑफ CD, हालांकि बैक बियरिंग CD का, इस लाइन का CD का बैक बियरिंग क्या हो जाएगा, सरलता के साथ आप देख पा रहे हैं कि ये 199 डिग्री है 30 मिनट है, 180 से ज़्यादा है, तो हमें इसकी बैक बियरिंग के लिए क्या करना होगा, इसमें से 180 डिग्री माइनस कर देना पड़ेगा। देखिए बैक बियरिंग CD के लिए हमने क्या किया, 199 डिग्री 30 मिनट में से 180 डिग्री माइनस किया तो हमें प्राप्त हो गया 19 डिग्री 30 मिनट। मतलब हमें इस लाइन का बैक बियरिंग प्राप्त हो गया। अब आप देखिएगा मैं इस लाइन को थोड़ा सा ऊपर बढ़ा करके बता रहा हूँ, ये एंगल आपको कितना मालूम हो गया, 19 डिग्री 30 मिनट, ये आपको पहले से मालूम चल गया। अब बात आती है इस एंगल के कैलकुलेट करने की, जो अभी मैंने पहले मार्क किया था ये छोटा एंगल। तो इसको कंप्लीट एंगल में से आप फोर बियरिंग DA को माइनस कर देंगे तो जो एंगल आपको मिलेगा वो ये शेडेड एंगल या ये जो दर्शाया हुआ एंगल है इसी का वैल्यू
प्राप्त होगा। देखिए 360 डिग्री कंप्लीट एंगल होता है, 4 बियरिंग डी ए को हम माइनस कर देंगे तो अच्छा, ये अगर इंक्लूडेड एंगल की बात करेंगे तो उसमें आखिरी में बैक बियरिंग ऑफ सी डी को हमें ऐड करना पड़ेगा। देखिए इसकी वैल्यू क्या होगी, 4 बियरिंग डी ए की हमें पता है 289 डिग्री 30 मिनट, इसको जब 360 में से माइनस किया और फिर उसमें 19 डिग्री 30 मिनट ऐड किया तो हमें वैल्यू मिल गई 90 डिग्री। यानी कि देखिए बैक बियरिंग ऑफ सी डी लाइन ये था, ये वैल्यू थी और उसमें हमने कंप्लीट एंगल से और 4 बियरिंग ऑफ डी ए का डिफरेंस को ऐड कर दिया तो हमें ये पूरा एंगल मिल गया। ये एंगल कितना मिल गया हमें 90 डिग्री, यानी कि एंगल डी हमें कितना मिल गया है 90 डिग्री। इस क्रम में जब आगे बढ़ेंगे और हम अपने स्टेशन ए को देखेंगे, देखिए स्टेशन ए पर जाएंगे तो आपको दो सूचनाएं मिलेंगी। क्या क्या मिलेगा, 4 बियरिंग ऑफ लाइन ए बी मिलेगा। 4 बियरिंग ऑफ लाइन आपको पता है ए बी का कि 56 डिग्री 30 मिनट है। उसी तरीके से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा बैक बियरिंग ऑफ लाइन डी ए। देखिए बैक बियरिंग ऑफ लाइन डी ए क्या होगा, मैं इसको बड़ा करके बता रहा हूँ, ये जो एंगल होगा ये क्या होगा, बैक बियरिंग ऑफ लाइन डी ए होगा। पुनः आपको वही फार्मूला ध्यान में रखना है कि यदि 4 बियरिंग की वैल्यू 180 डिग्री से ज़्यादा है तो आपको क्या करना होगा, बैक बियरिंग के लिए जो वैल्यू आएगी 4 बियरिंग की उसमें से 180 डिग्री माइनस कर देना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब आप कैलकुलेट कर रहे होंगे बैक बियरिंग ऑफ लाइन डी ए, देखिए 4 बियरिंग लाइन डी ए की कितनी है 289 डिग्री 30 मिनट, जो कि 180 डिग्री से ज़्यादा है। तो जब आप इसका बैक बियरिंग कैलकुलेट करेंगे तो आपको 180 डिग्री इसमें से माइनस कर लेना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर बैक बियरिंग ऑफ लाइन डी ए क्या हो गया 289 डिग्री 30 मिनट माइनस 180 डिग्री, ये कैलकुलेट होकर के आपके पास मिलता है 109 डिग्री 30 मिनट। अब आप देखिए आपके पास ये वाला एंगल मिल गया और ये 4 बियरिंग पहले से पता है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही एंगल एट ए होगा। आपने इसको इंक्लूडेड एंगल एट ए कैलकुलेट करने का प्रयास किया तो आपको बैक बियरिंग ऑफ डी ए माइनस 4 बियरिंग ऑफ ए बी, तो इसको जब डिफरेंस आप कैलकुलेट करेंगे तो 109 डिग्री 30 मिनट माइनस 56 डिग्री 30 मिनट, ये आपको मिलता है कुल 53 डिग्री, यानी कि 53 डिग्री। ये जो एंगल है ये कितना है आपका 53 डिग्रीज। अब आप देखिए आपके पास चारों मेन स्टेशन पे इंक्लूडेड एंगल मिल गया। इंटरनल एंगल 53 डिग्री, 160 डिग्री, 110 डिग्री और 90 डिग्री। इन सभी को जब ऐड करेंगे आप तो आपको वैल्यू क्या मिल रही है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी को जब ऐड करेंगे तो आपको मिल गई एंगल जो इंक्लूडेड एंगल का सम है वो मिल गया 360 डिग्री। अब इसको आप क्रॉस चेक कैसे कर सकते हैं, अभी पिछले स्लाइड में मैंने चर्चा किया था एक छोटे से फार्मूले का, जो फार्मूला यहाँ पे मैंने फिर से लिखना चाहा है। फार्मूला बड़ा सरल है, 2n-4 इंटू 90 डिग्री। n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स। अब आप देखिए इस चित्र में कितनी साइडें हैं, 1 2 3 और 4, तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई 4 हो गई। हमने 2 इंटू 4 किया माइनस 4 किया तो ये वैल्यू कितनी आ गई 8 माइनस 4, तो ये 4 हमें मिल जाएगा। 4 इंटू 90 तो हमें 360 डिग्री मिल गया। तो फार्मूले से हमने चेक भी कर लिया, हमारा इंक्लूडेड एंगल का सम भी ठीक है। तो इस प्रकार हम किसी भी ट्रवर्स का, किसी भी क्लोज ट्रवर्स का हम इंक्लूडेड एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ तक कि कोई ओपन ट्रवर्स है उसका भी इंक्लूडेड एंगल हम बड़ी ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि मैग्नेटिक डिप क्या होता है। देखिए हमने आपसे चर्चा करना चाहा था कि जो हमारा चुंबकीय ध्रुव होता है, जो मैग्नेटिक पोल्स है हमारे अर्थ का, नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, आपको पता है कि जो मैग्नेटिक लाइंस है वो पोल्स पे जाके डाइवर्ज होती हैं, वहीं पे जाके वो इकट्ठा होती हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि अगर हम अपने मैग्नेटिक निडल को इक्वेटर पे रखेंगे तो वहाँ पे वो परफेक्टली हॉरिजॉन्टल होगा अर्थ सरफेस से, लेकिन जैसे ही पोल की तरफ बढ़ने लगेंगे उसका निडल झुकने लगेगा। अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध में जाएंगे तो नॉर्थ पोल झुक जाएगा, अगर दक्षिणी गोलार्ध में जाएंगे तो वहाँ पे साउथ पोल झुक जाएगा। उसको बैलेंस करने के लिए देखिए ये निडल हमारी बैलेंस्ड है। अगर नॉर्थ पोल की तरफ झुकाव हो रहा है हमारे निडल का तो हम ये काउंटर वेट रखते हैं, इसको आगे या पीछे खिसका सकते हैं। जितनी मैग्नीट्यूड होती, जितनी आवश्यकता होती है उतना हम इसको खिसका करके अपने निडल को बैलेंस कर लेते हैं। तो मैग्नेटिक निडल के हॉरिजॉन्टल से झुकाव को ही हम मैग्नेटिक डिप कहते हैं। मैग्नेटिक डेक्लिनेशन क्या होता है, जो हमारे मेरिडियन से, हमारा जो यामोत्तर है उससे अगर मैग्नेटिक बियरिंग हमारी डिफरेंट आ रही है तो जो डिफरेंस क्रिएट होता है उसी को हम मैग्नेटिक डेक्लिनेशन कहते हैं। ये पूरब की तरफ हो सकता है या फिर पश्चिम की तरफ हो सकता है। देखिए अगर हमने ये नॉर्थ कहा, इसको ईस्ट कहा, इसको वेस्ट कहा, इसको साउथ कहा, तो हो सकता है कि ये ईस्टवर्ड झुकाव हो
या हो सकता है कि वेस्टवर्ड झुकाव हो। ट्रू बियरिंग का वैल्यू क्या होता है? मैग्नेटिक बियरिंग प्लस माइनस डेक्लिनेशन, अगर पूरब की तरफ है तो प्लस, अगर पश्चिम की तरफ है तो माइनस। लोकल अट्रैक्शन की बात कर लेते हैं। जहाँ पर हम सर्वेक्षण कर रहे होंगे वहाँ पर अगर कोई इस्पात की वस्तु मौजूद है जो चुंबकीय आकर्षण पैदा करती है या उससे प्रभावित होती है, तो हमारे कंपास सर्वे को डिस्टर्ब करती है, उसको हम लोकल अट्रैक्शन की श्रेणी में रखते हैं। और इनका कैलकुलेशन और इनका निस्तारण बहुत ही आवश्यक हो जाता है अगर हमें सही रीडिंग चाहिए तो। अब हमारे कॉम्पास सर्वे में कुछ गलतियां हैं, कुछ त्रुटियां होती हैं, उनके सोर्सेस के बारे में फटाफट हम चर्चा करते हैं। चुंबकीय सुई अगर सीधी ना हो, टेढ़ी हो, तो उसकी वजह से दिक्कत होती है, या चुंबकीय सुई का जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो कम हो रही हो, छीड़ हो रही हो, उससे दिक्कत होती है। पीवट यानी कि जिस पे हमारी मैग्नेटिक सुई टिकी होती है, अगर वो टेढ़ा हो जाए तो वो दिक्कत पैदा कर सकता है हमारे लिए। अगर हमने कॉम्पास का सेंटरिंग ठीक ना किया हो, उसके रीडिंग ठीक से हम ना ले रहे हो, तो वो हमारा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, एक्यूरेट डेटा नहीं आने देगा। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन और लोकल अट्रैक्शन, जिसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं, अगर हमारे साइट पर ये चीज़ें मौजूद हैं तो ये भी हमारे आंकड़े को डिस्टर्ब करेंगे। इस प्रकार